हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों हम इस वीडियो में जो हमारे वेल्डिंग चैप्टर के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बोरिंग टेक्नीशियन और ऑल टेक्नीशियन एग्ज़ाम जितने भी हैं आपके सभी के लिए इसमें तैयारी करा रहे हैं। हिंदी के और आपके मैथ रीजनिंग के स्पेशल इसमें बैच रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और आपका जो बोरिंग टेक्नीशियन है इस एग्ज़ाम के लिए खास करके आपका ये नोटिफिकेशन है। तो ये इसका एग्ज़ाम आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने के बाद भी इसका एग्ज़ाम तुरंत हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1.5 महीने का टाइम है। तो देखते हैं हम आपके आज के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस रूप में एकत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, गैस सिलेंडर में जो हमारा एसिटिलीन होता है वो हमारा क्या होता है, द्रव रूप में एकत्रित करते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः की जाती है तो 450 से नीचे की जाती है। ब्रेजिंग जो प्रोसेस होती है ये हमारी 450 से अधिक पर की जाती है। सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है हमारा जो ब्रेजिंग ज्वाइंट की अपेक्षा क्या होता है, कमज़ोर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि सोल्डरिंग जो हमारा मिश्रण होता है ये हमारा किसका होता है, तो टिन और लेड का होता है। तो सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें हमारा क्या मिलाते हैं, एंटीमनी को मिलाते हैं। सॉरी, सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए उसमें बिस्मथ धातु को मिलाते हैं और सोल्डर का गलनांक अधिक करने के लिए उसमें एंटीमनी को मिलाते हैं। तो कम करने के लिए बिस्मथ और अधिक करने के लिए क्या मिलाएंगे, एंटीमनी। नेक्स्ट है कि ब्रेजिंग के लिए प्रयोग में स्पेल्टर जो हमारा होता है तो उस मिश्रण किसका होता है वो, तो फ्रेंड्स वो हमारा तांबा और जस्ता धातु का मिश्रण होता है। स्पेल्टर किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट, सोल्डरिंग के लिए हमारा कितने ताप की आवश्यकता होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारा 450 से क्या होती है, सोल्डरिंग के लिए हमारा 450 से कम ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दिया गया है कि ब्रेजिंग के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो हमारा जो ब्रेजिंग होता है ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, 450 से अधिक डिग्री पर हम ब्रेजिंग क्रिया को प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं हमारा पीतल की सोल्डरिंग के लिए, तो वहाँ पर हमारा जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि हमारा आयरन शीट की जो हमारा सोल्डरिंग के लिए किसका यूज करते हैं, तो आयरन शीट की सोल्डरिंग के लिए हम अमोनियम क्लोराइड फ्लेक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो, टीवी और बिजली के कामों में किस प्रकार के फ्लेक्स का यूज करते हैं, तो वहां पर फ्रेंड्स हमारा नॉन कोरोसिव फ्लेक्स होता है जो इसका यूज हम रेडियो, टीवी और बिजली के कामों में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटे पार्टों की जोड़ने के लिए हमारा कौन सी प्रोसेस करते हैं, तो हमारा जो होता है कि मोटे पार्टों को जोड़ेंगे तो वहां पर हम ब्रेजिंग क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लेक्स का यूज करते हैं, तो तांबे की सोल्डरिंग के लिए हमारा अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतली चादरों को जोड़ने के लिए हमारा किस विधि का यूज करते हैं, वहां पर हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं। अगर हमारा पतली चादरें हैं तो सोल्डरिंग करेंगे, अगर मोटी चादरें हैं तो वहां पर हम ब्रेजिंग प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर सोल्डरिंग की जाती है, तो ये हमारा एक धातु ऐसा है कि जिस पर हमारी सोल्डरिंग प्रोसेस नहीं की जाती है, तो वो हमारा एंटीमनी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि किन धातुओं को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर ब्रेजिंग की जाती है, तो ये मैग्नीशियम धातु हमारा ऐसा है कि जिस पर हम ब्रेजिंग नहीं कर सकते हैं और उसके एलॉय पर। तो सोल्डरिंग हमारी एंटीमनी पर नहीं कर सकते हैं, जो हमारी सोल्डरिंग प्रोसेस होती है वो हम एंटीमनी पर नहीं करते हैं। जो हमारी ब्रेजिंग होती है वो हम मैग्नीशियम धातु पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर सोल्डर में किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो जो हमारा सिल्वर सोल्डर होता है उसमें हमारा तांबा, जस्ता और चांदी होती है। तो सिल्वर सोल्डर हमारा किसका मिश्रण है, तो तांबा, जस्ता और चांदी का। नेक्स्ट है कि गन मेटल की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का यूज करते हैं, तो जो हमारी गन मेटल होता है फ्रेंड्स तो उसके लिए हम किस फ्लक्स का यूज करते हैं, तो गन मेटल के लिए हमारा रेजिन या ब्रोजा होता है जो, तो उसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें गन मेटल के लिए हमारा कौन सा, रेजिन या ब्रोजा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि एक
अर्धस्थायी फास्टनर क्या है? तो अर्धस्थायी फास्टनर में हमारा क्या आ जाएगा? सोल्डरिंग। जो हमारा सोल्डर होता है ये कैसा है? अर्धस्थायी फास्टनर। और अगर स्थायी फास्टनर की बात की जाए तो हमारा ब्रेजिंग और वेल्डिंग, सिर्फ दो ही हमारे ऐसे फास्टनर हैं जो स्थायी फास्टनर है। कौन से? ब्रेजिंग और वेल्डिंग। नेक्स्ट, किसमें जोड़े जाने वाले पार्ट की सतह की टिनिंग करने के पश्चात फ्लेक्स लगाकर सोल्डर की कोटिंग करके पार्टों को क्लैंप करके गर्म किया जाता है, तो वो हमारी कौन सी प्रोसेस होती है? उसको हम स्वेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि फ्रेंड्स फ्लेक्स हमें किस रूप में मिलते हैं? तो फ्लेक्स होते हैं जो हमारे द्रव और पाउडर के रूप में मिल जाते हैं। तो फ्लेक्स हमारे क्या होते हैं? द्रव और पाउडर के रूप में मिल जाते हैं। नेक्स्ट बताना, सिल्वर ब्रेजिंग में फ्लेक्स का प्रयोग करते हैं, किस फ्लेक्स का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं? तो सो फ्रेंड्स हमारा जो सिल्वर ब्रेजिंग होती है तो इसमें हमारा फ्लेक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पिघली धातु को आसानी से बहाने के लिए क्या करते हैं? सिल्वर ब्रेजिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना धातु हटाए बनाया जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? तो वो हमारी कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है कि धातु को बिना हटाए ही हम वहां पर क्या कर सकते हैं? स्क्रू थ्रेड को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट को जोड़ने के लिए जिन्हें उच्च इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दिया गया, कार्बोराइजिंग ज्वाला किन धातुओं को वेल्ड करने की में प्रयोग की जाती है? तो जो हमारी कार्बोराइजिंग ज्वाला मतलब कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है वो हमारी एल्युमिनियम, निकेल और स्टेनलेस स्टील इत्यादि में क्या होता है? कार्बोराइजिंग ज्वाला का यूज करते हैं। और आर्क बिलो क्या होता है? आर्क वेल्डिंग में जब सीधी ध्रुवता प्रयोग की जाती है उसे हम आर्क बिलो कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि अलग अलग पदार्थ अथवा विभिन्न मोटाई के पदार्थ का बट वेल्डिंग किया जा सकता है। तो अलग अलग पदार्थ अथवा विभिन्न मोटाई के पदार्थ का बट वेल्डिंग किया जा सकता है तो दाब तथा धारा के नियंत्रण द्वारा। किसके द्वारा? दाब तथा धारा के नियंत्रण द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है कि चुंबकीय आर्क बिलो, जो चुंबकीय आर्क बिलो है इसमें डीसी आर्क वेल्डिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो बनने की क्रिया होती है उसको हम चुंबकीय आर्क बिलो कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि किस वेल्डिंग विधि में बताना कि पार्टों को वेल्डिंग तापमान तक गर्म किया जाता है, तब धातु को एक साथ जोड़ने के लिए सिरों पर बल लगाया जाता है, तो वो हमारी वेल्डिंग कौन सी होती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग। नेक्स्ट दिया गया है कि न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात क्या होता है? तो उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात 1:1 होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली ज्वाला कौन सी है? तो जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है सबसे ज़्यादा हम उसमें न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। किस फ्लेम का फ्रेंड्स? तो न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑक्सीकरण ज्वाला किस धातु को वेल्ड करने में प्रयोग की जाती है? तो जो हमारी ऑक्सीकरण ज्वाला होती है ये हमारी तांबा तथा पीतल को, तांबा और पीतल दोनों धातुओं में क्या होती है? वेल्ड करने के लिए ऑक्सीकरण फ्लेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है हमारा कि उदासीन ज्वाला किस धातु को वेल्ड करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये हमारा जो स्टील होता है इस्पात, इसके लिए वेल्ड करने के लिए न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रयोग होने वाले ब्रेजिंग मेटल तथा एलॉय क्या हैं? तो हमारा जो तांबा और कॉपर एलॉय और सिल्वर एलॉय ये हमारे क्या है? ब्रेजिंग मेटल हैं। नेक्स्ट है कि ब्रेजिंग वेल्डिंग में फिलेट धातु का गलनांक बिंदु कितना होना चाहिए? तो ये हमारा क्या होना चाहिए? 450 से ऊपर होना चाहिए। हम जब ब्रेजिंग प्रोसेस करते हैं वहां पर हमारा गलनांक 450 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया कि एक अच्छा सोल्डर जोड़ बनाने के लिए यह सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारा क्या है कि जोड़ जहां पर हमें ज्वाइंट करना है वो क्षेत्र हमारा साफ तथा मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट, मिग वेल्डिंग में धातु को किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है? तो जो हमारी मिग वेल्डिंग है उसमें धातु के महीन फुहारे के द्वारा उसको स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि 0.1 mm मोटी 2 स्टेनलेस स्टील को जोड़ा जाना है, तो वहां पर हम किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त होगा? हमारे कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी?
तो हमारी वहाँ पर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होती है, जो वो हमारी 0.01 mm मोटी दो स्टेनलेस स्टील की जो जोड़ा जाता है जिनको, तो वहाँ पर हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक तेज गति का परिणाम क्या होता है। तो जो हमारी आर्क वेल्डिंग होती है फ्रेंड्स, उसमें अत्यधिक तेज गति का परिणाम क्या होता है, तो वहां पर बहुत छोटा कमजोर बेल्ट ज्वाइंट बनता है तथा इलेक्ट्रोड का व्यर्थ जाना, तो इलेक्ट्रोड का व्यर्थ जाना होता है और बहुत छोटा कमजोर ज्वाइंट बनता है। वेल्डिंग का मतलब ही ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट है कि ब्रेजिंग में सामान्यतः फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा ब्रेजिंग प्रोसेस होती है इसमें हम बोरेक्स या सुहागा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग, जो हमारा इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग होती है, ये इसका हमारा लाभ क्या है, तो इसकी हमारी जो उच्च वेल्डिंग गति होती है, इसमें इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग का लाभ है कि इसमें उच्च वेल्डिंग गति होती है। तो वेल्डिंग प्रक्रम में इलेक्ट्रोड खर्च हो जाता है, तो जो हमारी वेल्डिंग प्रक्रम में इलेक्ट्रोड खर्च हो जाता है तो आर्क वेल्डिंग में। नेक्स्ट दिया गया है कि थर्मिट वेल्डिंग में तथा उसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड अनुपात में, थर्मिक वेल्डिंग में जो आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो इसमें हमारा जो आयरन ऑक्साइड होता है वो 3 होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा 2 होता है। तो 2:3 के अनुपात में थर्मिट वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर वेल्डिंग, जो हमारी लेजर वेल्डिंग का सबसे अधिक व्यापक अनुप्रयोग क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में यूज करते हैं। जो हमारी लेजर वेल्डिंग का यूज कहाँ किया जाता है ज़्यादातर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि टिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या होती है, तो हमारी जो टिग वेल्डिंग है सबसे ज़्यादा हमारा किस पर की जाती है, एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम पर हम कौन सी वेल्डिंग करते हैं, तो ये हमारी टिग वेल्डिंग करते हैं। पता ना पित्रोड वेल्डिंग, जिसको हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं, में इलेक्ट्रोड हमारा किस पदार्थ का बना होता है, तो रेजिस्टेंट वेल्डिंग में हमारा इलेक्ट्रोड होता है या कॉपर का या तांबे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील का जो हमारा वेल्डिंग करना कठिन क्यों होता है। जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है इसमें वेल्डिंग करना कठिन क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑक्साइड परत बनने का कारण होता है। जो हमारे स्टेनलेस स्टील होती है इसमें क्या होता है कि ऑक्साइड परत बनती है। नेक्स्ट है कि हमारा वेल्डिंग में आने का कारण क्या है, जो हमारा डिस्टोरेशन आने का कारण क्या है, जिसमें दोष बोलते हैं हम, जो इसको हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। तो वेल्डिंग में इसका आने का कारण क्या है, तो इसमें उच्च कसाव विधि का प्रयोग करना है हमारा। जो इसमें करते हैं जो वेल्डिंग में हमारा डिस्टोरेशन या दोष आने का कारण क्या है, उसमें है कि उचित कसाव विधियों का प्रयोग ना करना। अगर हम उचित कसाव विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो हमारा उसमें क्रैक आ जाएगा या दोष आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि फोर्जिंग वेल्डिंग सबसे अधिक किस में प्रयोग करते हैं, तो जो हमारी फोर्जिंग वेल्डिंग होती है ये हमारी पिटवा लोहा में की जाती है, जिसको हम रॉट आयरन बोलते हैं। फोर्जिंग वेल्डिंग का यूज करते हैं रॉट आयरन में, या मृदु इस्पात जिसको हम माइल्ड स्टील बोलते हैं। वेल्डिंग करने के लिए किस आर्क वेल्डिंग अधिक का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम एसी आर्क वेल्डिंग या एसी सीधी ध्रुवता वाले या स्ट्राइट पोलरिटी, जो हमारा स्ट्राइट पोलरिटी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही मोटाई की अलग अलग धातुओं को 2 चादरों को स्पॉट वेल्डिंग किया जा सकता है, तो एक इलेक्ट्रोड के आकार को बदलकर। नेक्स्ट दिया गया कौन सी धातु स्वयं के साथ वेल्डिंग योग्य है, कि कौन सी धातु अपने स्वयं के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो है आपकी माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को ही माइल्ड स्टील से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग मोटाई एक ही धातु की 2 चादरों को आर्क वेल्डिंग किया जा सकता है, तो एक इलेक्ट्रोड के आकार को बदलकर। नेक्स्ट दिया गया है कि आर्क वेल्डिंग में आंखों को इसके विरुद्ध सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो हमारा जब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर फ्रेंड्स जो हमारा क्या होता है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, जिसको हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, ये हमारी किरणें निकलती हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए गूगल्स पहन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में जो फ्लेक्स का प्रयोग पिघली धातु या मोल्टन मेटल तथा जोड़ी जाने वाली सतहों को इससे बचाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण तथा बट वेल्डिंग मोटाई तक के पदार्थ के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो 25 mm में साधारणतः आपके बट ज्वाइंट होते हैं किस मोटाई तक के पदार्थ के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये हमारे 25 mm की मोटाई तक के लिए हम वहाँ पर बट ज्वाइंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग या प्रतिरोध वेल्डिंग में जो हमारा हीटिंग के लिए वोल्टेज कितना रखा है। तो रेजिस्टेंट वेल्डिंग में हमारा जो वोल्टेज होता है वो हम कितना रखते हैं, तो 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध वेल्डिंग या रेजिस्टेंट वेल्डिंग में दाब किया जाता है। तो वेल्ड के ठंडा होने के बाद वहाँ पर हम प्रेशर कब करते हैं, जब हमारा वेल्ड क्या हो जाएगा, ज्वाइंट ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम रेजिस्टेंट वेल्डिंग में प्रेशर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धातु खंडों को परस्पर एक दूसरे पर चढ़ाकर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच रखने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो हमारी ये स्पॉट वेल्डिंग कहलाती है, सपाट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी मोटाई तक की प्लेटों के वेल्डिंग के लिए एज प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारी जो 4 mm तक की जो प्लेटें होती हैं इनको जोड़ने के लिए हमारी एज प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वेल्डिंग करते समय आर्क वोल्टता किस क्रम में होती है। तो फ्रेंड्स जब हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर हमारी आर्क वोल्टेज क्या होता है, 18 से 40 वोल्ट तक होता है। आर्क वेल्डिंग में कितने टेम्परेचर जनरेट किया जाता है। जो हम जब आर्क वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई होनी चाहिए तो इलेक्ट्रोड छड़ के व्यास के बराबर। आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये हमारी इलेक्ट्रोड छड़ के व्यास के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है कि सीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सतत बिंदु प्रक्रम में सीम वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सतत पॉइंट प्रक्रम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि वेल्डिंग में प्री हीटिंग आवश्यक क्यों होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें प्री हीटिंग आवश्यक क्यों होता है, तो ढलवां लोहा के लिए आवश्यक होता है। किस धातु के लिए आवश्यक होता है, तो कास्ट आयरन के लिए। नेक्स्ट दिया गया कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड तथा जॉब के बीच आर्क उत्पन्न किया जाता है, तो संपर्क प्रतिरोध द्वारा या कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंट द्वारा क्या करते हैं, वहाँ पर आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड तथा जॉब के बीच हम आर्क उत्पन्न करते हैं, तो हमारा संपर्क प्रतिरोध के द्वारा। नेक्स्ट दिया गया कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के व्यास का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में पदार्थ की मोटाई के अनुसार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के व्यास का चयन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि इलेक्ट्रोड पर कोटिंग किए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। अगर हम जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उस पर जब हम कोटिंग करते हैं या कोई पदार्थ का लेप चढ़ाते हैं उसको हम कोटिंग बोलते हैं। तो किस पदार्थ का करते हैं, तो उसको हम फ्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि कौन सी प्रक्रिया दाब वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया है। तो प्रेशर वेल्डिंग को ही रेजिस्टेंट वेल्डिंग बोलते हैं या प्रतिरोध वेल्डिंग को ही प्रेशर वेल्डिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है कि नोजल के साइज के निर्धारण में कौन कारक नहीं है, ये ऑप्शन से था, तो धातु का तापमान। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा किस सूत्र से पैदा की जाती है, तो I²RT ये का हमारा ये हीट का ये टेम्परेचर का ये फॉर्मूला होता है। तो प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा किस सूत्र से पैदा की जाती है, तो I²RT से। नेक्स्ट दिया गया है कि फ्लैशबैक की सूचना कैसे मिलती है। तो फ्रेंड्स जब हम फ्लैशबैक की सूचना कैसे मिलती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है कि फ्लैशबैक की सूचना कैसे मिलती है। तो जो नोजल से काला धुआं तथा आवाज आती है तो हम समझ लेते हैं कि हमारा क्या है, फ्लैशबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग किस प्रकार का होता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है वो होता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों गैस के सिलेंडरों के ऊपर वाल्व सर्किट लगे होते हैं, तो जिनकी चूड़ियों का संयोजन किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड तथा ऑक्सीजन में, अगर वेल्डिंग में हमारी 2 गैसें यूज होती हैं, कौन कौन सी,
तो एक तो एसिटिलीन और हमारा ऑक्सीजन। तो इन दोनों सिलेंडरों के 2 सिलेंडर लगेंगे तब आप वेल्डिंग कर पाओगे, गैस वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसमें हमारी लेफ्ट हैंड की चूड़ियाँ कटिंग होती हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसमें हमारी राइट हैंड की चूड़ियाँ कटिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई धातुओं को वेल्ड करने से पूर्व गर्म किया जाता है जिसको हम प्री हीटिंग बोलते हैं। तो इसे पूर्व तापन कहते हैं या प्री हीटिंग कहते हैं। तो इसके लिए हम किस प्रकार की ज्वाला का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स हमारा प्री हीटिंग के लिए अभी हमने बताया था कि वहाँ पर उदासीन ज्वाला या न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि हॉज पाइप के कनेक्शनों में किस प्रकार पहचान बनाई गई है। तो फ्रेंड्स हमारा जो हॉज पाइप है इसमें एसिटिलीन के लिए कनेक्शन की चूड़ियाँ लेफ्ट हैंड तथा ऊपर कट लगा होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि 2 अलग अलग धातुओं को जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग धातुओं को जोड़ेंगे तो वहाँ पर हमारा ब्रेजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले हॉज पाइप का रंग किस प्रकार होना चाहिए। तो हमारे जो एसिटिलीन सिलेंडर में एक हॉज पाइप लगा होता है उसका रंग होता है लाल होता है, और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग पूछे तो वो मैरून होता है। ये लाल भी मिल जाता है कहीं कहीं। नेक्स्ट दिया गया है कि बट ज्वाइंट में नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ने का मुख्य कारण क्या होता है। तो वहां पर मुख्य कारण क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूर्ण लिखा हुआ, पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बट ज्वाइंट में नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ देते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि गैस वेल्डिंग में बैकफायर या फ्लैश बैक का खतरा रहता है, इसलिए सिलेंडरों की चाबियां कहाँ रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पर सिलेंडरों की चाबियां सिलेंडरों में ही लगी छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक वेल्डिंग शुरू करने से पूर्व वेल्ड किए जाने वाले भाग को टैकिंग करके जोड़ दिया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो वास्तविक वेल्डिंग शुरू करने से पूर्व वेल्डिंग किए जाने वाले भागों को टैकिंग करके जोड़ दिया जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो वेल्डिंग से होने वाले विरूपण को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैग इंक्लूजन, जो हमारा स्लैग इंक्लूजन का मुख्य कारण क्या है। तो जो हमारा कारखंड होता है इसकी ठीक से सफाई ना करना। अगर हम कारखंड की ठीक से सफाई नहीं करते हैं तो हमारा स्लैग इंक्लूजन का मुख्य कारण हो जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 3100 से लेकर 3300 तक होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान 3100 से 3300 होता है। तो फ्रेंड्स हमारी सोल्डरिंग किस ताप पर की जाती है। तो सोल्डरिंग हमारी 450 से कम पर की जाती है। किस पर की जाती है फ्रेंड्स, ये हमारी 450 से कम पर की जाती है। कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन सी गैस बनती है। तो वहाँ पर एसिटिलीन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करके जो गैस के साथ अतिरिक्त निम्न कंपाउंड भी बनाता है। तो हमारी C2H2 गैस भी बनती है वहाँ पर, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। जब हम कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया करवाते हैं तो वहाँ पर हमारा एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C2H2 होता है। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर तथा कोक को किस ताप पर गर्म किया जाता है। जब हम कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर तथा कोक को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या दिया गया है कि एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एसीटोन। उसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सोल्डर एक स्पेल्टर क्रमशः धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक फिलर धातु। नेक्स्ट दिया गया है कि सोल्डर की सहायता से जोड़ कितने ताप पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा सोल्डर की सहायता से जोड़ हमारा 200 डिग्री से 350 डिग्री तक लगाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि सोल्डर जोड़ बहुत कम तापमान मतलब 200 डिग्री से 350 डिग्री पर लगाया जाता है।
तो सोल्डर को किस प्रकार का टाँका कहा जाता है? तो उसको हम नर्म टाँका बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? नर्म टाँका बोलते हैं। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात कितना होता है? फ्रेंड्स, हमारा इसमें टिन और लेड, तो टिन हमारा 63% होता है, लेड हमारा 37% होता है। फ्रेंड्स, इसमें 37% क्यों होता है लेड क्योंकि लेड हमारा शीशा होता है और शीशा हमारा थोड़ा जहरीला भी होता है, इसलिए हम वहाँ पर शीशा का कम यूज करते हैं, टिन का ज़्यादा यूज करते हैं। तो टिन हमारा 63 होता है और लेड हमारा 37 होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि सोल्डर का गलनांक परस्पर जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक से कम कितना होना चाहिए? तो 60 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर करने में क्या होता है? तो सोल्डर करने में हमारा क्या होता है? फ्लेक्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक अच्छे स्पेल्टर में कौन सा गुण होना चाहिए? तो जो हमारा एक स्पेल्टर होता है जिसको बेस मेटल की सतह पर आसानी से फैलाने योग्य होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है? एक अच्छा स्पेल्टर होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि ब्रेजिंग जोड़ सोल्डरिंग जोड़ की तुलना में अधिक ताप तथा टिकाऊ होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H2 होता है। फ्रेंड्स, ब्रेजिंग वो वेल्डिंग में बिजली का उपयोग कब शुरू हुआ है? तो ये हमारा 19वीं शताब्दी के अंत में, जो वेल्डिंग प्रोसेस में बिजली का प्रयोग कब से शुरू हुआ है? तो 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ है। बताना है कि कार्बन आर्क को पूर्ण रूप से काम में लाने लायक किसने बनाया है? तो ये कार्बन आर्क को पूर्ण रूप से काम में लाने लायक किसने बनाया, किस वैज्ञानिक ने बनाया है? तो M.B. बर्नार्डोज। क्या नाम है उसका? M.B. बर्नार्डोज। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये। तो कार्बन आर्क को पूर्ण रूप से काम में लाने लायक किसने बनाया है? तो M.B. बर्नार्डोज ने। नेक्स्ट दिया गया है कि कोटेड इलेक्ट्रोड के उपयोग के संबंध में प्रयोग कब शुरू हुआ है? तो ये 1912 में हुआ है। डायनामिक की खोज कब हुई है? तो 18वीं शताब्दी में। वेल्डिंग में बिजली का उपयोग कब शुरू हुआ है? तो 19वीं शताब्दी में। और डायनामिक की खोज कब हुई है? तो 18वीं शताब्दी में। कार्बन आर्क को किन धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? तो जो हमारी कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा कास्ट आयरन, तांबा और एल्युमिनियम को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन लिए हमने, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेंगे। इसमें अभी बहुत क्वेश्चन रह चुके हैं, तो एक वीडियो ये लंबा हो जाएगा। अगली 2 वीडियो में वेल्डिंग चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।